तेहरान में एक और सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन इस सुबह की हवा कुछ बदली हुई थी। लोगों के हाथ में अखबार थे और अखबारों की सबसे बड़ी खबर थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शाही फरमान। उस फरमान में लिखा था, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह जनरल फजलुल्लाह ज़ाहिदी नए वजीर आजम होंगे। लेकिन मुसद्दिक ने यह फरमान पढ़ा और उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह गैर कानूनी है। यहीं से ईरान दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ शाह के हिमायती, दूसरी तरफ मुसद्दिक के साथ खड़े लोग। तेहरान की सड़कों पर नारे शुरू हो गए, सरकारी दफ्तरों में बेचैनी फैल गई। फौज के अंदर एक राय नहीं थी, दो धड़े वहां भी थे। कोई शाह के साथ था, कोई मुसद्दिक के साथ। और इसी अफरा तफरी के बीच शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शाह ईरान छोड़कर भाग गए। पहले वो इराक गए और फिर इटली चले गए। जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली कि शाह भाग गए, तो खुफिया हलकों में हर जगह एक ही बात कही जाने लगी, ऑपरेशन एजेक्स नाकाम हो गया। वॉशिंगटन में बैठे कई अफसरों को भी लगा सारा प्लान हाथ से निकल गया, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, कर्मिट रूजवेल्ट। बाद में उसने अपनी किताब में लिखा, मैं तेहरान से नहीं निकला क्योंकि मुझे यकीन था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब ऑपरेशन एजेक्स का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। बंद कमरों में फिर से मीटिंग हुई, पुराने कॉन्टैक्ट्स फिर एक्टिव किए गए, नई प्लानिंग हुई, क्योंकि अब CIA समझ चुकी थी अगर इस बार भी मौका निकल गया तो शायद ईरान हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, अगर शाह मुल्क छोड़कर जा चुके थे, अगर पूरी दुनिया ऑपरेशन को नाकाम मान चुकी थी, तो फिर सिर्फ 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि वही शाह वापस तख्त पर बैठ गए? क्या उन 4 दिनों में तेहरान की सड़कों पर सिर्फ आवाम उतरी थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल खेला गया जिसकी भनक आज तक पूरी दुनिया को नहीं लग पाई? अगले पार्ट में उसी की बात है। सीन को थोड़ा घुमाते हैं। शाह ईरान छोड़ चुके थे, मुसद्दिक अभी भी वजीर आजम थे और बाहर की दुनिया यही समझ रही थी कि ऑपरेशन एजेक्स अब खत्म हो चुका है। लेकिन तेहरान के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा था। CIA का एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट लगातार अपने नेटवर्क के साथ मीटिंग कर रहा था। बाद में सामने आए अमरीकी दस्तावेज बताते हैं कि CIA ने अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए हालात का रुख बदलने की कोशिशें जारी रखी। धीरे धीरे तेहरान की सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी। हर तरफ अलग अलग नारे, अलग अलग झंडे, अलग अलग दावे। किसी को लग रहा था कि वो शाह के लिए निकला है, किसी को लग रहा था कि वो मुसद्दिक के खिलाफ निकला है, और बहुत से लोग सिर्फ ये देखने निकल पड़े थे कि आखिर शहर में हो क्या रहा है, कौन किसके खिलाफ निकला है। यही वो माहौल था जिसका इंतजार ऑपरेशन एजेक्स चलाने वाले लोग कर रहे थे, यानी CIA और ब्रिटेन की MI6। क्योंकि जब शहर में अफरा तफरी फैल जाती है तो सच और झूठ के बीच की लकीर अपने आप धुंधली होने लगती है। तेहरान में हंगामा मचा था और फिर आया 19 अगस्त 1953 का दिन। सुबह से ही तेहरान के कई इलाकों में बड़ी भीड़ जमा होने लगी। कुछ जगह झड़पें शुरू हो गईं, कुछ जगह फौज दिखाई देने लगी। कुछ ही घंटों में ये झड़पें पूरे शहर में फैल गईं और फिर ईरानी आर्मी की कुछ यूनिट्स ने अचानक मुसद्दिक की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकारी इमारतों पर कंट्रोल लिया जाने लगा, टैंक शहर की सड़कों पर उतर आए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा निशाना कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, सबसे बड़ा निशाना था सरकारी रेडियो स्टेशन। क्योंकि उस दौर में रेडियो पर जिसका भी कंट्रोल होता था, असल में पूरे मुल्क तक उसकी आवाज पहुंचती थी। जैसे ही रेडियो स्टेशन पर कंट्रोल हुआ, एक ऐलान हुआ, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक अब वजीर आजम नहीं रहे, जनरल फजलुल्लाह ज़ाहिदी ने
हुकूमत संभाल ली है। ये ऐलान बिजली की तरह पूरे ईरान में फैल गया। लेकिन क्या सिर्फ रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेने से एक पूरी हुकूमत गिर जाती है? नहीं, अभी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी थी, क्योंकि मुसद्दक ने अभी तक हार नहीं मानी थी और अगले कुछ घंटों में उनके घर के बाहर जो हुआ वही ऑपरेशन एजेक्स का सबसे फैसला कुन लम्हा साबित हुआ। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से में पहुंचती है। 19 अगस्त 1953 के दिन तेहरान में लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, अब लड़ाई मुसद्दक के घर तक पहुंच चुकी थी। उनके घर के बाहर टैंक खड़े थे, चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी और कई घंटों तक उनके हिमायतियों और फौज के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता रहा। आखिरकार मुसद्दक का घर भी गोलीबारी में टूट गया और उनकी हुकूमत भी। कुछ घंटों तक वो छिपे रहे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने खुद को नए हुक्काम के हवाले कर दिया। उन पर मुकदमा चला। अदालत में उन्होंने आखिरी दम तक सिर्फ एक बात कही, मैंने जो किया ईरान के लिए किया। मैंने सिर्फ इतना चाहा कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का हो। लेकिन फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। उन्हें 3 साल की जेल हुई और जेल से निकलने के बाद अपनी मौत तक वो अपने ही बिस्तर में, अपने ही घर में नजरबंद रहे। उधर इटली में बैठे शाह मोहम्मद रजा पहलवी को जैसे ही खबर मिली कि हालात बदल चुके हैं, वो वापस ईरान लौट आए। वो 22 अगस्त 1953 का दिन था। शाह का इस्तकबाल हुआ और इसी के साथ CIA और MI6 का ऑपरेशन एजेक्स कामयाब डिक्लेयर कर दिया गया। एक हुकूमत गिर चुकी थी, एक नया निज़ाम कायम हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही इस कहानी का एंड है, तो असल में यहीं से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि 1953 में CIA ने जिस शाह को दोबारा तख्त पर बैठाया, उसी शाह के खिलाफ 26 साल बाद, सिर्फ 26 साल बाद पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया। 1979 में इस्लामी रेवोल्यूशन हुआ। शाह को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान लौट आए। यानी जिस सीक्रेट ऑपरेशन से अमेरिका ने अपने लिए एक दोस्त बनाया था, उसी ऑपरेशन ने आगे चलकर उसके सबसे बड़े दुश्मन की जमीन भी तैयार कर दी थी। आज भी जब ईरान में अमेरिका का जिक्र होता है तो सिर्फ मौजूदा जंग या पाबंदियों की बात नहीं होती। 1953 का ऑपरेशन एजेक्स भी याद किया जाता है, क्योंकि बहुत से ईरानियों के लिए ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, बल्कि उनकी चुनी हुई हुकूमत में बाहरी दखल की पहली सबसे बड़ी मिसाल था। और शायद यही वजह है कि आज 70 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच भरोसा कभी पूरी तरह नहीं लौट सका। दोस्तों, इतिहास की ये कहानी, हिस्ट्री की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जंगें हमेशा बंदूकों से नहीं जीती जाती। कई बार एक सीक्रेट ऑपरेशन एक मुल्क की सियासत, पूरे रीजन का फ्यूचर और आने वाली कई नस्लों की सोच तक बदल देता है। ऑपरेशन एजेक्स भी ऐसा ही एक ऑपरेशन था, जिसकी गूंज आज भी मिडिल ईस्ट की सियासत में साफ साफ सुनाई देती है। आपको हमारा ये रिसर्च प्रोग्राम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह की कोशिशों को आगे भी जारी रख सकें। और पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे कंटेंट लोगों तक पहुँचे। खुश रहिए, सलामत रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए और आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए।